स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन वेंचुरी मीटर, उसके बाद ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक, वो समझने में भी बर्नौलीज प्रिंसिपल आपको हेल्प करेगा। डायनेमिक लिफ्ट में 3 केसेस हैं, वो भी हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, मतलब टॉरिसिलिस लो। अब ये है क्या, वो अच्छे से समझो। सपोज एक पैक कंटेनर है, आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर ये हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपको दिया हुआ है A2, ओके। यहाँ पे हमने छोटा सा होल कर दिया है जहाँ से ये जो लिक्विड है वो बाहर निकल सकता है, और वहाँ पे एरिया है A1। हम मान के चलते A1 इज लेस देन A2, A1 इज लेस देन A2, ओके। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो बाहर का एटमॉस्फेयर है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर है उसको सपोज हम नाम दे दे P2 इक्वल टू P। लिक्विड की टोटल हाइट है y2, और जहाँ पे हमने होल किया है वो हाइट है y1। तो हाइट का जो डिफरेंस हुआ बिटवीन अपर सरफेस एंड होल वो हुआ स्मॉल h, ठीक है। अब अच्छे से समझो। सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। चलो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आप क्या करोगे, तो A1V1 इक्वल टू A2V2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ V2 इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाई A2 इंटू V1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एज A2 या तो A1 इज लेस देन A2, आप बोल सकते हो V2 इज ऑल्सो लेस देन V1, ओके। A1 इज लेस देन अगर A2 है तो उल्टा होगा। यहाँ पे देखो, ये वैल्यू, ये जो रेशियो है वो बहुत ही कम मिलेगा आपको, ओके। तो यहाँ पे हम V2 को इग्नोर तो कर सकते हैं, ठीक है। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज करते हैं। नाउ अप्लाइंग the Bernoulli's equation at point 1 and 2। चलो, पॉइंट 1 यहाँ पे है, पॉइंट 2 यहाँ पे है। बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P1 की जगह पे क्या आएगा, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी y1, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या है y1, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी y2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब ये पार्ट तो आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि V2 इज लेस देन V1। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या मिलेगा, PA प्लस, समझना
पी ए एज इट इज प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर एज इट इज। एक काम करते हैं ना, हाफ रो V1 स्क्वायर को एक तरफ रखते हैं, हाफ रो V1 स्क्वायर। ये जो पी ए है उसको उस साइड लेके जाते हैं तो P2 की जगह पे आएगा P और पी ए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस रो जी और यहाँ पे बनेगा Y2 माइनस Y1। और हमने V2 को इग्नोर किया है तो V2 हम लिख देते हैं यहाँ पे V2 इज़ लेस देन V1। अब मुझे चाहिए V1, तो V1 मुझे क्या मिलेगा, ये 2 बाई रो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 बाई रो इंटू P माइनस पी ए, ओके, प्लस रो कैंसिल होगा और यहाँ पे बनेगा 2G और Y2 माइनस Y1 इक्वल टू H और फिर अंडर रूट लेना पड़ेगा। यहाँ पे इन ब्रैकेट लिख सकते हो Y2 माइनस Y1, वो हमने क्या लिया है H। कहाँ से, तो डायग्राम की हेल्प से देखो, यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस है Y2, उसमें से ये Y1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा H। ओके, अगर कंटेनर है वो ओपन है तो ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख दूँ इफ टैंक इज ओपन टू दी एटमॉस्फेयर, तो फिर V1 इक्वल टू क्या मिलेगा। देखो, अगर टैंक ओपन है तो ऊपर भी प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे ऊपर का जो छत है वो है ही नहीं, तो सीधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो P इक्वल टू पी ए हो गया और पी ए माइनस पी ए 0 हो गया। तो V1 इक्वल टू सीधा हमें मिल गया अंडर रूट 2GH। ऐसा ही कोई इक्वेशन हमने देखा था फ्री फॉलिंग के लिए। जब कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में फ्री फॉल करती है तब उसकी फाइनल वेलोसिटी अंडर रूट 2GH बनती है। तो सेम वैसे यहाँ पे देखो, टॉरिसिलिस लॉ क्या बनेगा, द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स मतलब V1, द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स V1 from the side of the container is given by the application of Bernoulli's equation. If the container is open at the top to the atmosphere, then V1 is equal to under root 2GH। आपको ये बस याद रख लेना है, टॉरिसिलिस लॉ, ओके। ये जो इक्वेशन है वही टॉरिसिलिस लॉ है, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। चलो अभी पढ़ते हैं वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का काम क्या है वो समझो। सबसे पहले कि कोई पाइप है, सपोज ऐसी कोई एक पाइप है, बहुत लंबी है, ठीक है, कहीं पे जा रही है, कहीं से आ रही है। सोचो ना कि यहाँ से ऐसे है और इसके अंदर हमें क्या करना है कि अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड मेज़र करनी है। तो वो स्पीड मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं वेंचुरीमीटर। अब वेंचुरीमीटर का काम क्या है अच्छे से समझो कि सपोज़ ये पाइप में से अगर मुझे पास होने वाले फ्लूइड की स्पीड मेज़र करनी है तो ये पाइप को मैं बीच में से मैंने काट दिया, ठीक है, और दोनों एंड्स को मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। फिर यही वेंचुरीमीटर जो है उसको लाके यहाँ पे ऐसे फिट कर दिया। देखो हो गया ये फिट। तो जो भी फ्लूइड पास होगा वो इसमें से पास होगा। अब जो वेंचुरीमीटर है उसके पास दो चीज़ें हैं, एक ब्रॉड एंड है जो पाइप के साथ कनेक्ट होगा और एक नैरो एंड है जिसको हम बोलते हैं थ्रॉट, ठीक है। ये ब्रॉड एंड है और इसको हम बोलेंगे थ्रॉट। थ्रॉट का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम काफ़ी कम रखते हैं और ये जो ब्रॉड एंड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप के हिसाब से होगा, जो एक्सटर्नल पाइप जो यहाँ हमारे साथ जुड़ने वाली है, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि हमें पता है कि जहाँ पे देखो एज पर बर्नौलीज इक्वेशन, जहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगी वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा।
जहाँ पे स्पीड डिक्रीज़ होगी वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे देखो तो एरिया ज़्यादा है मतलब स्पीड रहेगी कम। तो यहाँ पे स्पीड कम है तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, हाई प्रेशर है यहाँ पे। यहाँ पे देखो एरिया कम है, थ्रॉट का एरिया बहुत कम है तो स्पीड ज़्यादा रहेगी एज़ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन, और स्पीड ज़्यादा रहेगी तो प्रेशर कम रहेगा, मतलब यहाँ पे क्रिएट होगा लो प्रेशर। प्रेशर वेरिएशन की वजह से यहाँ का जो फ्लूइड है, समझना, यहाँ का जो फ्लूइड जो पास हो रहा था वो यहाँ पे अंदर आया, देखो इतने पार्ट में। और हाई प्रेशर है तो यहाँ का जो मर्क्यूरी था, हमने जो मैनोमीटर के अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ था वो मर्क्यूरी नीचे आएगा और दूसरी तरफ ऊपर उठेगा। अब मर्क्यूरी दूसरी तरफ ऊपर क्यों गया, क्योंकि उस तरफ लो प्रेशर था तो मर्क्यूरी ऐसे रहेगा, लो प्रेशर पे ज़्यादा हाइट मिलेगी, हाई प्रेशर है तो ज़्यादा ही अंदर की ओर कंप्रेस हुआ। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो वेंचुरीमीटर है वो एक तो मैनोमीटर और वेंचुरी पाइप का कॉम्बिनेशन है। वेंचुरीमीटर जो है वो मैनोमीटर एंड वेंचुरी पाइप का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अभी अच्छे से समझते हैं कि वर्क कैसे करता है और फॉर्मूलाज भी डिराइव कर लेते हैं कि यहाँ पे स्पीड है वो कितनी मिल सकती है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लगाओगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ किया था। A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब A1 है वो कैपिटल A ले लेते हैं और V1 है वो V। A2 है वो स्मॉल a और V2 की जगह पे V2 एज इट इज रखते हैं। हमारा मेन टारगेट है ये स्पीड मेज़र करना, तो V2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा कैपिटल A डिवाइड बाई स्मॉल a इंटू V। ये रहेगा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे अभी बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। चलो क्या मिलेगा यहाँ पे, एक तो P1 प्लस मैं लिख सकता हूँ रो जी वाई प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी वाई प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब देखो y मैंने क्यों सेम लिया, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन हम कहाँ पे लगाते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन हम मूविंग जो फ्लूइड है उसके ऊपर लगाते हैं, मतलब यहाँ पे ये तो है मैनोमीटर, यहाँ पे तो फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, यहाँ पे तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू रो जी एच, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मैं एक रेफरेंस लाइन सिलेक्ट कर लूँ तो इस तरफ जो हाइट है और ये थ्रॉट की जो हाइट है वो सेम रहेगी, थ्रॉट की सेंट्रल लाइन और जो मेन पाइप है उसकी सेंट्रल लाइन आपको सेम हाइट पे दिखेगी, इसलिए y1 y2 लेने की ज़रूरत नहीं है। हाइट में मैंने देखो दोनों तरफ मैंने y लिया हुआ है और सेम हाइट पे है तो फिर ये जो स्टेप है वो कैंसल आउट हो जाएगा। चलो यहाँ तक कंप्लीट है। अब मुझे चाहिए P1 माइनस P2, हाई प्रेशर माइनस लो प्रेशर। ओके, ये V1 स्क्वायर को उस तरफ लेके जाओ तो हाफ रो कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा वो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। P1 माइनस P2, तो यहाँ पे अगर सपोज जो फ्लूइड भरा हुआ है, सपोज मर्क्यूरी है तो उसकी डेंसिटी रो m होगी, और यहाँ पे जो हमारा मेन फ्लूइड है जो इसमें से पास हो रहा है
उसकी डेंसिटी होगी रो। तो यहाँ पे हमने जो फ्लूइड मूविंग था उसके लिए डेंसिटी ली थी रो, बट जब प्रेशर डिफरेंस की बात आएगी तब वो प्रेशर डिफरेंस हमें पता चलता है मर्क्यूरी की जो हाइट है उससे। तो फिर यहाँ पे आएगा रो एम जी एच, यहाँ पे हाफ रो V2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कैपिटल A बाई स्मॉल a इंटू V होल स्क्वायर माइनस V1 की जगह पे V स्क्वायर। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये पार्ट जो है उसको मैं यहाँ पे ला के आता हूँ, तो 2 रो एम जी एच डिवाइड बाई रो इक्वल टू, यहाँ पे देखो तो V स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा कैपिटल A स्क्वायर अपॉन स्मॉल a स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो कैपिटल A स्क्वायर स्मॉल a स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल a स्क्वायर होगा। मतलब मुझे अगर वेलोसिटी चाहिए तो पूरा अंडर रूट में लेना पड़ेगा। एक आएगा 2 रो एम जी एच डिवाइड बाई रो ओके इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल A स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर। ये जो a स्क्वायर है वो उधर ऊपर गया, ये नीचे आया बस, और फिर हमने ले लिया अंडर रूट। क्लियर? तो यहाँ से हमें जो मूविंग फ्लूइड है मेन पाइप के अंदर उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो अब वेंचुरीमीटर में होता क्या है कि रो एम पता है, जी पता है, एच फाइंड करना होता है, बाकी सभी वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है। तो ये सिर्फ कैलकुलेट करना है और आपको स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे। और जो हाइट का डिफरेंस है वो मेज़र करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो आपको दिखेगा ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब के अंदर। ओके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी देखना है ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक, उसके बाद डायनेमिक लिफ्ट। ओके, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल हेल्प्स अस इन एक्सप्लेनिंग ब्लड फ्लो इन आर्टरी। ओके, आर्टरी मतलब एक ऐसी वेन जिसमें ब्लड मूव होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर ब्लड मूव होता है। अब हम अच्छे से उसका कंस्ट्रक्शन तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ऐसा समझ लो कि एक ऐसी एक टिश्यूज से बनी हुई पाइप है। ठीक है, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल की वजह से या कोई भी कंडीशन की वजह से उसके अंदर प्लेक्स यहाँ पे जम जाता है। सपोज ऐसा कुछ यहाँ पे जम गया, यहाँ पे भी। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके लिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो गया। अब हमें पता है, देखो इसकी इफ़ेक्ट क्या आएगी और कितनी देर तक आएगी और कैसे बढ़ेगी इफ़ेक्ट। सबसे पहली बात, फर्स्ट कंडीशन, हमें पता चला एरिया डिक्रीज हुआ। अब एरिया डिक्रीज हुआ तो स्पीड इंक्रीज हुई, स्पीड इंक्रीज हुई तो प्रेशर डिक्रीज हुआ, है ना। बर्नौलीज प्रिंसिपल यही कहता है ना कि स्पीड इंक्रीज हुई तो आपका प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि P प्लस रो जी वाई प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल पाइप ले लूँ तो ये तो सेम हाइट पे है। अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज हो रही है तो ये इंक्रीज होगी। इन दोनों का एडिशन तो कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे आप बोल सकते हो प्रेशर डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, देखो ये जो वेन्स होती है ना उसका डायामीटर मेंटेन रहता है। कैसे? तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहर से जो प्रेशर है P आउटसाइड, और अंदर से जो प्रेशर क्रिएट होता है P इनसाइड, वो दोनों बैलेंस्ड होना चाहिए। अभी देखो नॉर्मल कंडीशन में तो ये बैलेंस्ड था, बट अभी क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होने की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हो गई और प्रेशर डिक्रीज हो गया। ये अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो गया तो बाहर का प्रेशर है उसकी इफ़ेक्ट बढ़ जाएगी, और बाहर का प्रेशर है उसकी इफ़ेक्ट बढ़ गई तो आफ्टर सम टाइम आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि यहाँ से ये जो पाइप थी वो थोड़ी अंदर की ओर दब गई ऐसे। ठीक है ना। और अभी भी
वो लेयर तो वहाँ पे था ही जो क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज करा रहा था। तो अब इसकी काउंटर इफेक्ट क्या आई? इसकी काउंटर इफेक्ट ये आई कि ये प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से एरिया और डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी और इंक्रीज हुई, वापस प्रेशर और ज़्यादा डिक्रीज हुआ। एरिया भी ज़्यादा डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो अभी क्या होगा? तो अभी दूसरी एक कंडीशन जिसमें ये वेन्स है उनका डायामीटर और डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे वो प्लैक जो जमा हुआ था वो तो है ही, अब लिक्विड को इतने छोटे से एरिया में से पास होना है। अब फिर से एक काउंटर इफेक्ट आएगी, ये प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से एरिया और ज़्यादा डिक्रीज हो गया, स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और फिर से प्रेशर और ज़्यादा डिक्रीज हो गया। तो ये होता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्लड है वो यहाँ से इजीली पास हो नहीं पाएगा। ओके, एज द ब्लड रसेस थ्रू द ओपनिंग द इंटरनल प्रेशर वंस अगेन ड्रॉप ड्यू टू सेम रीजन्स। ओके, मतलब और ये रिपीट होता रहेगा और लास्ट में ये रिजल्ट इसका रिजल्ट आएगा हार्ट अटैक। ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ से जो स्पीड बढ़ गई फ्लो की वो इफेक्ट करेगी सीधा हार्ट को। ठीक है, और हार्ट के लिए जब उसकी कैपेसिटी के बाहर जाएगा तब हार्ट अटैक आएगा। इसीलिए जब हार्ट अटैक आता है किसी को तो उसको बिफोर सम टाइम पता चलने लगता है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया है। ओके, अब देखते हैं डायनेमिक लिफ्ट। डायनेमिक लिफ्ट में फर्स्ट जो डायग्राम है वो आपको दिया हुआ है, बॉल मूविंग विदाउट स्पिन। सेकेंड जो है वो बॉल मूविंग विथ स्पिन, और जो थर्ड डायग्राम आपको दिया गया है वो एरोफॉइल के लिए है। ठीक है, ये तीनों अच्छे से समझ लो कि अगर बॉल आगे की ओर बढ़ रहा है, सपोज फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो एयर है उसके सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट होगी यहाँ पे। बट बॉल मूव हो रहा है विदाउट स्पिन, मतलब ये गोल गोल घूम नहीं रहा है, तो क्या होगा कि ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से हवा है वो सेम स्पीड से जाएगी। कहीं पे जो एयर है उसको ये ऑपोज अच्छे से नहीं करता। ठीक है, तो दोनों तरफ सेम स्पीड, मतलब नीचे से और ऊपर से सेम प्रेशर है, सेम प्रेशर है, तो कोई हाइट मिलेगी नहीं, ये सीधा ही जाएगा। बट अगर बॉल ऐसे मूव होता होता जाए तो क्या होगा, नीचे से हवा फटाफट पास होने लगेगी अगर ये स्पिन कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है तो, और ऊपर से जो नीचे से हवा है वो धीरे धीरे चलेगी, इसलिए स्ट्रीमलाइन देखो दूर दूर है। इसका मतलब क्या है कि नीचे वेलोसिटी कम है और प्रेशर ज़्यादा है। ऊपर देखो तो ऊपर एयर है उसको ये मूव है, मतलब स्पिन जो हो रहा है वो सपोर्ट कर रहा है, तो ऊपर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर डिक्रीज होगा। तो नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर ज़्यादा है तो ये ऑटोमेटिक अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा लिफ्ट होगा। ये जो फिनोमिना है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट। और एक दूसरा है, ये इफेक्ट को बोला जाता है मैग्नस इफेक्ट। तो मैग्नस इफेक्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी, द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ एयर रिजल्ट इन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर फेसेस एंड there is a net upward force on the ball. This dynamic lift due to spinning is called Magnus effect. Dynamic lift due to spinning is called Magnus effect. अब ये एरोफॉइल देखो, अब एरोफॉइल को समझाना ऑनलाइन में थोड़ा मुश्किल है, बट आप इमेजिन करो कि आप यहाँ पे हो और यहाँ पे कोई एक प्लेन है, और ये उस तरफ उड़ने वाला है।
तो उसकी जो विंग्स होगी वो आपके सामने होगी ऐसे। अब ये विंग्स को अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ तो वो जो आपको क्रॉस सेक्शन नज़र आएगा वो क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। मतलब विंग्स है उनकी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में जो थिकनेस है वो कैसी होगी। देखो पीछे की ओर थिकनेस काफ़ी कम, आगे की ओर थिकनेस ज़्यादा रखी जाएगी और थोड़ा टिल्ट करके रखा जाएगा, जिससे कि जब ये प्लेन आगे बढ़े तब नीचे की ओर जो एयर आए उसको रेजिस्टेंस मिले और स्पीड डिक्रीज़ हो जाए। और नीचे की ओर स्पीड डिक्रीज़ हो गई तो नीचे से प्रेशर ऊपर की ओर इंक्रीज़ हो गया। ऊपर देखो ये स्ट्रीमलाइंस काफ़ी नज़दीक है, मतलब स्पीड ज़्यादा है, प्रेशर कम है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर ज़्यादा और लोअर मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस जनरेट हुआ, जिसकी वजह से ये जो विंग्स है वो प्लेन को ऊपर की ओर लिफ्ट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये एयरक्राफ्ट है उसको आप लिफ्ट करा सकते हो एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन की हेल्प से। क्लियर? अभी समझ में आ गया होगा कि ये प्लेन है वो कैसे ऊपर की ओर लिफ्ट होता है विंग्स की हेल्प से। कोई तो ये सोचता होगा कि ये विंग्स है वो अपनी मतलब जो भी प्लेन है वो अपनी विंग्स फड़फड़ाता तो है नहीं, तो फिर उड़ता कैसे है। ठीक है, तो ये बर्ड्स की तरह नहीं है। बर्ड्स है वो विंग्स की हेल्प से फोर्स लगाते हैं और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में वो उड़ते हैं। यहाँ पे जो विंग्स होती है वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करती है, जिससे एरोप्लेन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक प्रेशर महसूस करें। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम विस्कोसिटी जो थियरी है उससे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।